उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रिय श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो आइए सुनते हैं वहीदा रहमान जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। वहीदा जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। वहीदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही। उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई। राम और श्याम में भी वो खलनायक थे। बहुत फिल्मों में थे। पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी। इतने बुरे विलन, मतलब यूज्ड टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया। वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा चखा। बिल्कुल। वहीदा जी, गाइड और नीलकमल के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। कोई और फिल्म भी आपको याद आती है जिसकी किसी भूमिका के लिए आपको लगा कि इसे पुरस्कार मिलना चाहिए था? मुझे अपना रोल मुझे जीने दो में बहुत अच्छा लगा था। रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम। खोले सोई हुई पायल की छम छम, सोई हुई पायल की छम छम, छम 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 छम। किसको बताए कैसे बताए, किसको बताए कैसे बताए, आज जब है दिल का आलम, आज जब है दिल का आलम। चैन भी है कुछ हल्का हल्का, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम। छम 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 छम। जलते हुए जंगल पर जैसे, बरखा बरसे रुक रुक थम थम, बरखा बरसे रुक रुक थम थम, छम 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 छम।
छम, सोई हुई पायल की छम 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 छम। वेदा जी, जैसे कि आपने बताया कि फिल्म मुझे जीने दो की जो आपकी भूमिका थी वो आपको बड़ी पसंद आई, क्या खासियत थी उसकी? वो भी कंप्लीट किस्म का रोल था। उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उससे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को, डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर। इतना परेशान क्यों है ठाकुर? चमेली, अगर तेरा ठाकुर मर गया तो? ऐसा मत कह ठाकुर, खुदा ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी चमेली अपनी जान दे देगी। फिर हमारी जान का क्या होगा? शेरा को कौन जिंदा रखेगा? अल्लाह मालिक है ठाकुर, तू फिक्र क्यों करता है? नहीं चमेली, तुम इस नन्ही सी जान को लेकर कहीं निकल जाओ, किसी गांव में चली जाओ चमेली। नहीं, औरत अपना सुहाग छोड़ के नहीं जाती। तेरा सुहाग आज नहीं तो कल उजड़ेगा जरूर चमेली। ठाकुर, मैं तुमको तुम्हारे सुहाग का वास्ता दिलाता हूँ, तुम शेरा को यहाँ से ले जाओ, उसे पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा आदमी बनाओ। लेकिन मैं लोगों से कहूंगी कि दुनिया वालों की जुबान क्यों कर बंद करूंगी? एक न एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि तुम उसके बाप हो। चमेली, मेरी खातिर, इस मासूम की खातिर कह देना कि इसका बाप मर चुका है। नहीं नहीं ठाकुर, नहीं। मेरा क्या भरोसा, आज नहीं तो कल मुझको मेरे गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए चमेली, मिलनी ही चाहिए। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। कमजोर सहारा भी न हासिल होगा। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा। कल तुझे कांटों भरी राह पे चलना होगा। जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। फरिश्ते तो अभी क्या
वफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। सो द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन थे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ। इट्स ओके। डाकुओं की समस्या पर वो फिल्म थी। हाँ। सुनील दत्त साहब के साथ में। हाँ जी। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है। आज गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए। लूट कैसी भी हो अब इस देश में रहने न पाए। आज सबके वास्ते, आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है। आज सबके वास्ते धरती का धन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े,
सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वारे भी किए फौजियों के साथ में, बीच में जाकर के खूब काम किया। तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का, तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ। और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, और काफी प्रोग्राम वगैरह हमने किए ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए। मोहे ना यूं घूर घूर कर देखो, हाँ मोहे ना यूं घूर घूर कर देखो, नजर लग जाएगी, हराम नजर लग जाएगी। सुनो जी मोरे साथ लग है बड़ी जुल्मी, खबर लग जाएगी, लग जाएगी, खबर लग जाएगी, लग जाए, हाय नजर लग जाएगी। देखो जी नजर लग जाएगी, लग जाएगी, नजर लग जाएगी, लग जाए, हाय नजर लग जाएगी, लग जाएगी। एक और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा और शेरा। डर गई? तुम शेरा हो ना? हुकुम। कैसे निर्दयी हो तुम, ऐसे ही काट दो कि एक हाथ में मेरे भैया को ना। पोचीना के चौधरी की बेटी हो तुम? ठीक जाना, वही तो हूँ, तुम्हारी दुश्मन। मेरी तुमसे एक जरूरी कहनी है। हुकुम। ऐसे ही एक हाथ में मेरी बलि भी चढ़ा दो, मुझको मारकर यहाँ रेत में डूब दो, तुम्हारा बदला उतर जाएगा, मेरे भैया की जान बच जाएगी। और जो तुमको उठाकर ले जाऊं तो? कैसे? जबरदस्ती। मेरी जान नहीं लोगे तो मुझे जिंदा लेकर जाओगे कहाँ? बोलो तो। अपने घर, तुम्हारी हाथ बनी रोटी खाने। दुश्मन की बेटी हूँ, मेरे साथ अपने गांव में अपना पांव भी न धर सकोगी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरे नाम की पूछ क्यों? तुम गैर मर्द हो। तुम्हारी जान पर अब मेरा हक लग गया है। रेशमा! हाय राम, मेरा भैया आ गया। रेशमा! रेशमा, तू क्या कर रही है इधर? कुछ खबर है? कराड़ा वालों ने दुश्मन घात लगाई थी। हाँ? तलवार की ठन गई मेरी उनकी। तब क्या हुआ? मैं अकेला था, दो भाइयों ने मिलकर धार पर ले लिया मुझको। हाय राम! पर उनके बड़े भाई शेरा ने क्या राजपूती लक्षण दिखाए, मेरे बचाव के लिए अपने भाइयों पर हाथ उठा लिया। क्या बात करता है? खा मेरी सौगंध। तेरी सौगंध। अच्छा चल हवेली चले। घड़ी दो घड़ी में अपने अपने गांव लौट जाएंगे, पर तू कोई चिंता लेकर मत जाना, भरोसा रखना। हमारा प्यार ही हमारे कुटुंब के क्रोध और अहंकार को मारकर विरोध मिटा सकता है। आज से हर रात तेरे गांव की सीमा पर तुझको एक ज्वाला दिखाई पड़ेगी। वो बैर की अग्नि नहीं होगी, मेरे प्रेम की ज्योत होगी। वहीं हर रात शेरा रेशमा की राह तकता मिलेगा। आएगी ना तू?
अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, हाँ। जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं, हाँ। उसमें उनको गूंगा बना दिया गया। हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, सब कहते थे थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, 6 फुट तो होंगे ही, और वो जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ, ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज ढोलकी बजा के गाया करते थे। मेरे अंगने में और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मगर उनके 1-2 शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए, तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। हम आपस में, नरगिस जी हुआ करती थी, बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा तो बैठे गप्पे मार रहे हैं, मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। बोले कैसे? एक तो डायलॉग नहीं बेचारेगा, तुम किस हिसाब से कह रही हो? मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है, अगर इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग में रोल मिल जाएगा मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। खैर उसके बाद भी काफ़ी देर लगी उनको बनने में, फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका। मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। क्या हर इंसान बदलता है, बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव जो भी कहिए, उनके बच्चे, जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है, और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं। उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका। दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का? हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे, एक सीन था एंड में कि मैं तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटे की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप जरा बाहर ताज़ी हवा खाइए। फिर कहे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो? मैंने कहा क्यों, तुम कस के मारने तो मैंने कहा देखिए, अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट खत्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक 6 तमाचे पड़ेंगे उसको तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। तो फिर मैंने अमिताभ को कहा, फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के। रेशमा और शेरा, इसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है। वो एक मीठी सी चुभन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है। एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं, एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज
पाऊं, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में। रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था, और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मजा आया। शेरा, रुक जा शेरा, अपनी रेशमा से मुंह मोड़कर कहाँ जा रहा है तू? चली जा रेशमा। शेरा, छोटू मेरे घर में है, मेरे दिल मेरे धर्म ने भी उसको क्षमा दे दी, तू भी इसे क्षमा कर दे शेरा। रेशमा, तूने छोटू को क्षमा नहीं किया, तूने शेरा के प्यार को दान दिया है, भिक्षा दी है। शेरा, मेरे प्यार को इतना नीच मत समझ, छोटू को क्षमा कर दे, वरना दुनिया जन्म जन्म यही इल्जाम धरेगी कि मेरे प्यार ने तुझे हत्यारा बना दिया। तुझे मेरे प्यार की सौगंध शेरा। कौन सा प्यार, कहाँ का प्यार? जो इस दुनिया में प्यार होता तो मेरा अपना बाप, मेरे अपने भाई उस घड़ी मेरी पीठ में छुरा न मारते। जिस घड़ी मैंने ये दुश्मनी, बैर, बदला सब मिटा दिया था, प्यार ने हाथ क्यों नहीं पकड़ा उनका? रेशमा, इस बैर बदले को प्यार नहीं, सिर्फ मेरी बंदूक ही मिटा सकती है। शेरा, शेरा, तुझे क्या हो गया है? तू भूल गया, सब भूल गया, भूल गया है कि विरोध से कभी विरोध नहीं मिट सकता, भूल गया है कि हम अपनेपन के क्रोध, अपने अहंकार को मारकर अपने प्यार से ही जग का विरोध मिटा सकते। इन भयंकर शब्दों के जाल में मुझे मत फंसा रेशमा, मेरे पास समय बहुत कम है। अगर तू मुझ पर दया नहीं कर सकती तो मैं आप छोटू के हक की मौत बनकर उसके पास पहुंच जाऊंगा। मैंने तुझको कहा था ना कि तुम मर्द जाति विरोधी का गला काटकर घर उजाड़ने की सूरमा हो। विरोध का गला काटकर घर बसाने की शक्ति दुर्गा माँ ने हम स्त्री जाति को ही दी। मैंने झूठ नहीं कहा था शेरा, मैंने झूठ नहीं कहा था। तुझको वचन देती हूँ, मैं आप छोटू को तेरी बंदूक के सामने लेकर आऊंगी। सुन रही है तू? देवी के 9 रूप धार कर तू समझ बैठी कि बैर बदले के सब राक्षस मार दिए तूने, धरती से हत्या के पापियों का नाश कर दिया तूने। देवी बनकर सिंहासन पर बैठने वाली, घड़ी भर के लिए औरत का जन्म लेकर इस धरती पर आ। वो दुल्हन बन जो अपने दूल्हे का मुंह देखने से पहले विधवा हो जाए। वो माँ बनकर बता जिसका सुहाग खुद उसकी कोख का जना उजाड़ दे। तब तुझे पता चलेगा कि हम और जात तेरे इस कलयुग में कैसे एक एक पल मरकर जीते हैं। बता मुझको, कैसे पूरा करूं वचन अपना, कैसे बचाऊं उस विधवा माँ का आखिरी नाम लेवा, कैसे लाऊं शेरा को धर्म की राह पर। जवाब दे, मैं कहती हूँ जवाब दे। अगर तू कोई जवाब नहीं दे सकती, अगर तू माँ होकर मुझको कोई राह नहीं दिखा सकती, तो जा, मैं तुझको देवी नहीं दूंगी। वेदा जी, आपकी एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आई थी तीसरी कसम, जो कि जाने माने आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित थी, और जिसका निर्माण किया था सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र जी ने। हालांकि ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन चल नहीं पाई उस समय, और काफी कर्ज में डूब भी गए थे शैलेंद्र जी। इसमें आपके नायक थे जाने माने फिल्म अभिनेता, ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, जिसका निर्देशन किया था बासु भट्टाचार्य साहब ने। कि बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीरामन है जी, हीरामन। ओह, तब तो मैं भैया नहीं नीता कहूंगी। जी, मेरा नाम भी हीरा है ना,
जब एक ही नाम होता है तो मीता कहते हैं। इस औरत और मर्द के नाम में बहुत फर्क होता है। कहाँ है फर्क? मैं भी हीरा, तुम भी हीरा। इस तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी बड़ा भाई खेती करता है, भौजी है, शांता है और कजरी। और बाल बच्चे? शांता है ना, और कजरी के 2 बच्चे। दोनों लड़के हैं? कौन लड़के? तुम्हारे। कजरी तुम्हारी बहू है ना? क्यों? क्या हुआ? अरे कजरी गाय है, गाय, और उसके 2 बछड़े हैं। अच्छा, तो अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई? हुई थी, लेकिन गौने से पहले ही दुल्हन चल बसी। कितना अरसा हुआ? बहुत 15-20 बरस हो गया। अच्छा, फिर शादी नहीं की? कहाँ हुई फिर शादी? बहूजी की जिद, कुंवारी लड़की से ही शादी कराएगी। ठीक ही तो है। अजी क्या ठीक है? कुंवारी नहीं समझी, 7-8 बरस की लड़की। हाय राम, जेलना होगा। शारदा कानून जो है। बहूजी सब करके बैठी हैं सो बैठी, हमने भी तय कर लिया शादी नहीं करेंगे। तो क्यों? अरे कौन बलाए मोल लेने जाए, और फिर शादी करके गाड़ी वानी क्या करेगा कोई? दुनिया में सब छूट जाए, हम गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकते। आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे। हाँ, संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी। मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसे बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइन, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता है। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी। देखो देखो मीता, मेले की आतिशबाजी है। मेला आ गया क्या? जी। इतनी जल्दी? मालूम ही नहीं पड़ा। जल्दी कहाँ, पूरे 30 घंटे लगे हैं। 30 घंटे गुजर गए? जी। कुछ नहीं। रात बहुत हुई है क्या? जी, ये कोई 10 बजा होगा। 10 बज गए? जी। फिर आज रात तुम्हारी गाड़ी में ही रहूंगी, कल सुबह कंपनी जाऊंगी। जैसी आपकी इच्छा, मैं सोने का इंतजाम कर देता हूँ। अभी कुछ दिन मेले में रहोगे ना? जी, कुछ ठीक नहीं, सवारी मिले तो चला भी जाऊं। इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? 2-4 दिन मेले में रहकर नौटंकी देखना। मैं नौटंकी थिएटर नहीं देखता, कहा ना आपसे भौजी गुस्सा करती। चुपचाप देख लेना, भाभी को पता भी नहीं लगेगा। बहादुर, इन्हें पहचान लो, ये है मेरा हीरामन, जब भी आए आने देना। जी। आओ मीता, आओ ना, अंदर आओ। ये आपका घर है? घर नहीं, तंबू है मीता। बैठो। तुम्हारे साथ सफर के 2 दिन कैसे कट गए पता भी नहीं चला। इस नौटंकी देखने आओगे ना? जरूर आएंगे। रोज रात को आना। हाँ, लेकिन वो मेरे साथी, उनको भी ले आना। कितने आदमी हैं? हम सब हैं 5 जन हैं। अच्छा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये लो 5 पास, 8वीं दर्जे का है, आना जरूर। 8वीं दर्जा? अच्छा मीता, मैं चली। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, उल्फत भी रास ना आई, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। काहे को मैं मुस्कुराई, अजी हाँ मारे गए
भी रात ना आई, अजी हमारे गए गुलफाम। वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार आपने अदा किया था और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके? तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं। हाँ, मुझे अच्छा लगा था क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, अच्छी लगती है, दिल को छूती है। अभी जा रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, अभी जा रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, अभी जा। हीरामन के पास जा, एक बार कहना हीराबाई ने बुलाया है। बहुत अच्छा मलके। बैठो बैठो ना, देखती हूँ तुम्हारा गुस्सा भी उतरा नहीं। जी मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला? मेरा हक ही क्या है? ऐसा ना कहो हीरामन, तुम मेरे मीता हो ना। वो सब रहने दीजिए। इतने नाराज हो? उस दिन मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ गया था और गुस्से में ना जाने क्या अनाप शनाप बक गई, और तुम्हारा गुस्सा भी इतना तेज है ये क्या मालूम था मुझे। लो, अब सारा गुस्सा पानी हो गया ना? हुआ कि नहीं? बैठोगे नहीं? क्यों बैठोगे? मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? लोग मेरी अदाकारी देखते हैं, लेकिन मेरे मन की पीर को कोई क्या जाने। खीरा ककड़ी तो हूँ नहीं जो कलेजा फाड़ के दिखला दूं। इच्छा थी तो मैं अपने हाथ से पका के खिलाऊं, मगर तुम बैठोगे नहीं तो। बैठूंगा क्यों नहीं, और खाऊंगा भी। एक बात है, गुस्सा तो नहीं कीजिएगा। नहीं, बोलो। बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं। सो तो आते हैं, फिर? और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, थोड़ा सा रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए तो। अगर मैं मार लूं तो? आज रात खेल देखने आओगे ना? हा? आज लैला मजनू होगा। लैला मजनू का किस्सा जानते हो ना? जानता हूँ, लैला मजनू और मकतब की मोहब्बत। आज मैं लैला बनूंगी। और मजनू? है कोई, जरूर आना, मारपीट करने नहीं, खेल देखने। कोई आपकी बुराई करे तो? तुम जरा जल्दी आ जाना, स्टेज पे बैठने का इंतजाम कर दूंगी तुम्हारा।
के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई। सामान्यतः सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से, और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा। उनको कैसा निर्देशक पाया आपने? पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी तो वो बड़े टेंस रहते थे, और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोक झोंक हो जाती थी, छटपट। और फिर एक बार राजिनी का, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं तो आप उनको बता दीजिए कुछ गलत हो रहा है तो कहने लगे नहीं, मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। आज कोई काम नहीं है? जी काम तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, इसीलिए सब कुछ बंद कर रखा है। क्यों? जी करूँगा थोड़े दिन बाद से। अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। सोचते हो यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं। देखो मीता, अपना काम छोड़कर यहाँ आओगे ना तो मैं बहुत नाराज होंगी। आप नाराज ना होइए, मैं अभी चला जाता हूँ। रात को नौटंकी में आना। जी। मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
भूल मेरी थी जो खुद को भूल बैठी। पर क्या करूं, उसके भूलेपन और सादगी की एक ही बात मुझे याद आती है। रास्ते में किसी भी मुसाफिर को देखकर वो पर्दा ऐसे गिरा देता था जैसे मुझे किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी। 8 आने की टिकट लेकर जिसका नाच कोई भी देख सकता है, उसे वो सारी दुनिया से छुपा कर ले आया। और उस दिन जब किसी तमाशबीन ने बुरी बात कह दी तो मारने मरने को तैयार हो गई। ऐसे भोले भाले इंसान के साथ नहीं नचना। स्टेज पर घंटा 2 घंटा नाटक करना आसान है, लेकिन जिंदगी भर सती सावित्री का नाटक मुझसे नहीं होगा। मगर ये तो सोचो, तुम्हारे शहर की नौटंकी ने अगर तुम्हें वापस न लिया तो क्या होगा? क्या होगा? लाखों की भीड़ में एक और हीराबाई कहीं खो जाएगी, मगर हीरामन के सपनों की हीरा देवी तो बनी रहेगी उसके पास। मेरा चाहे जो भी हो, मैं उसका सपना टूटने नहीं दूंगी। लेकिन तुम उसे मिले बिना चली गई तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुमने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की। मैं उससे मिले बगैर कैसे जा सकूंगी? प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो। फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे, मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू 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 बहुत। और जो रशियन था वो उनके पूरे गाने क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे। उस फिल्म में भी अपने डायरेक्टर और कैमरामैन का काफी झगड़ा होता था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है। उजाले उनकी यादों के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत रही। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।